बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगी कि आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरा ये ट्रिक्स और मेरा ये प्रयास काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप मैसेज कर रहे हैं कि मुझे एक बार ही पढ़े हुए समझ में आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बार यूजीसी के नेट के एग्जाम में सफलता प्राप्त हो। अगर मेरी इस ट्रिक से आपको थोड़ा भी अगर मदद मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारे बहुत से दोस्त व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं कि यूनिट वाइज पढ़ाने के लिए। दोस्तों अभी परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 2.5 से 3 महीने बचा हुआ है। तो इस 3 महीने में हम पूरी यूनिट्स कंप्लीट नहीं करवा सकते क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिलेबस कितना बड़ा है। लेकिन दोस्तों मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेके आ रही हूँ जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए, आपको बहुत मदद मिलेगी इन 3 महीनों में। और जब आप एग्जाम दे के आ जाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत अच्छा ट्रिक्स दी। दोस्तों आज जो मैं लेके आई हूँ इससे आप जब भी अब इसे देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। वो है हमारा जो अपभ्रंश से जो निकली हुई क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा से जो बोली निकली हुई है वो हम अक्सर इसमें फंस जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा आती है, पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषा आती है। दोस्तों तो आज मैं आपको आसान से आसान समझा दूंगी कि आपको अब इस टॉपिक को कभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये इकाई 1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यूनिट 1 जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल है उसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं। इसके अंतर्गत जो अपभ्रंश होते हैं, अपभ्रंश जो आता है वो आता है जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारी हिंदी जो है ये ऐसी नहीं है जैसे हम अभी देख रहे हैं। इसे यहाँ तक आने में हजारों साल लगे हैं। जो सबसे पहले आया है संस्कृत, उसके बाद आया है पाली, उसके बाद आया है प्राकृत, उसके बाद आया है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ। और अपभ्रंश से ही अलग अलग क्षेत्रीय भाषा निकली है और क्षेत्रीय भाषा से ही अलग अलग बोली निकली है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गई हुई। आइए दोस्तों देखते हैं। जो सबसे पहले हमारा अपभ्रंश है वो है सौरसेनी अपभ्रंश। तो इसके अंतर्गत 3 क्षेत्रीय भाषा निकली हुई है जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। दोस्तों अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन क्षेत्रीय भाषा निकली हुई है। तो इसके लिए एक शब्द है पराग। प से पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी और ग से गुजराती। अगर पराग को आप याद रखते हैं तो आप कभी नहीं फंसेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी क्षेत्रीय भाषा आती है। उसके बाद जो है दूसरा अपभ्रंश जो है वो है पैसाची अपभ्रंश। इसके अंतर्गत पंजाबी जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, वो निकली हुई है। और प से पैसाची और प से पंजाबी, ये कॉमन है, आप पहचान जाएंगे इसे। उसके बाद आ जाता है ब्राचर अपभ्रंश। और इससे जो भाषा निकली हुई है क्षेत्रीय भाषा वो है सिंधी। इसके लिए अगर आप बस याद रखेंगे, जैसे हम अगर बस में सफर भी करते हैं या फिर कोई काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं अब बस, अब मुझे नहीं करना, यानी कि बस करो। तो ब से हो जाएगा ब्राचर अपभ्रंश और स से हो जाएगा सिंधी। उसके बाद जो दूसरा जो उसके बाद जो अपभ्रंश है वो है खस अपभ्रंश। तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी जो भाषा है वो निकली हुई है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, हम सभी भी कभी ना कभी जीवन में पहाड़ पर गए होंगे, पहाड़ी यात्रा किए होंगे। तो पहाड़ी यात्रा क्या होता है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होता है। तो खाबड़ से आप खस याद रख सकते हैं कि पहाड़ी जो हमारी यात्रा होती है क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। वहाँ के जो रास्ते होते हैं ऊबड़ खाबड़ होते हैं, खाबड़ से आप खस याद कर सकते हैं। उसके बाद जो आ जाती है अपभ्रंश महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत जो क्षेत्रीय भाषा निकली हुई है वो है मराठी। ये तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र की जो भाषा है वो मराठी भाषा है। तो यहाँ पे कोई ट्रिक्स बताने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर फंस जाते हैं कहाँ, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश में। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से एक ही भाषा निकली हुई क्षेत्रीय भाषा वो है पूर्वी हिंदी। सिर्फ पूर्वी हिंदी नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद है मागधी अपभ्रंश। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो प्राचीन समय में मगध एक राज्य था, उसके अंतर्गत जो था वो बिहार, उड़ीसा, बंगला और असम को मिला के एक ही राज्य था जो कि था मगध साम्राज्य। लोग समझ जाते हैं, मगध साम्राज्य के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो हम
इससे हम याद रख सकते हैं कि उस समय जो मगध से मागधी अपभ्रंश वही हुआ था, जिसके अंतर्गत ये चारों राज्य आते थे और उसी से ये चारों जो क्षेत्रीय भाषा है वो बनी हुई है। और जो पटना यानी कि पाटलिपुत्र है, जो अभी वर्तमान में पटना है, वही बिहार की राजधानी है और उसी के आसपास जो है वो मगध साम्राज्य था। तो इससे आप याद रख सकते हैं। और अर्धमागधी में है जो सिर्फ एक भाषा है, वो है पूर्वी हिंदी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम अक्सर फंस जाते हैं पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी जो बोली आती है उसमें। इस पश्चिमी हिंदी में जो बोली आती है वो सबसे पहले है खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही हम कौर भी जानते हैं और साहित्यिक दृष्टि से खड़ी बोली बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खड़ी बोली का जो सबसे प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है, हम सभी जानते हैं, जो अयोध्या सी उपाध्याय द्वारा रचित है। उसके बाद इसमें जो दूसरा है साकेत, उसके बाद जो आ जाता है हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। ये जो 5 भाषा है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये जो 5 बोली है। तो हम बहुत फंस जाते हैं इसमें। इसे हम कैसे याद रखेंगे कि कान में बूंदे पहन के, यानी कि कान में बूंदे पहनकर हरि मतलब भगवान हरि ब्रज में खड़े हैं, कान से हो जाएगा कन्नौजी, बुंदे से बुंदेली और बुंदेली हो जाएगा, हरि से हो जाएगा हरियाणवी और ब्रज से हो जाएगा ब्रजभाषा और खड़े से हो जाएगा खड़ी बोली। समझिए दोस्तों, खड़ी बोली जो है वो इलाहाबाद के आसपास, यानी कि जो बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ जो है, मेरठ के आसपास जितने भी शहर है, उस जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये खड़ी बोली बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, कन्नौजी कानपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है और बुंदेली जो है कानपुर से क से कानपुर और क से कन्नौजी याद रख सकते हैं। उसके बाद बुंदेली जो याद रखना है कि हम सभी बचपन में सुने थे कविता जो है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों की भुक्ति तानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। वही जो बुंदेले हैं, यानी बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो बुंदेले से आप बुंदेली याद रख सकते हैं कि झांसी के अंतर्गत ये बुंदेली बोली जाती है। और ब्रजभाषा आगरा मथुरा के आसपास बोली जाती है। उसके बाद है राजस्थानी के अंतर्गत भी 3-4 भाषा आती है, जो है मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। और ये तीनों प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि कौन सी बोली जो राजस्थानी भाषा में आती है, तो उसमें था मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और एक गलत ऑप्शन था मंडियाली, शायद मंडियाली था, उसे आपको गलत चुनना था। तो ये आपको याद हो जाएगा मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। और एक और भाषा बोली है जयपुरी, जो जयपुर के आसपास बोला जाता है और ये टवर्ग बोला होता है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी में भी 2 बोली आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये तो नाम से ही आप सभी पहचान जाएंगे, कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद जो आ जाता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, जो कि अयोध्या के आसपास बोली जाती है, बघेली जो कि जबलपुर के आसपास बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी, यानी कि जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। हम अक्सर फंस जाते हैं इसी में। इसका जो ट्रिक्स है A, B और C, ABC आप ये याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। और कितनी बार ये पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी बोली हमारी पूर्वी हिंदी में है, तो अगर आप A, B, C याद रख लीजिएगा तो ये आप आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है बिहारी हिंदी में भी 3 बोली आती है, मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही जो पटना के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे मगही बोली जाती है, और आरा जिसकी मतलब जिला है और जिसका जो मुख्यालय है भोजपुर, उसके आसपास जो है, और भोजपुरी जो भाषा है बहुत ही प्रसिद्ध भाषा है। और मैथिली जो है मिथिला के आसपास, यानी कि इसमें मुजफ्फरपुर के कुछ क्षेत्र, दरभंगा और मधुबनी और जो नेपाल में भी जो जनकपुर है वहाँ तक ये मैथिली बोली जाती है, यानी कि प्राचीन समय में ये मिथिला नगरी भी कहलाती है। हमारे 2 प्रमुख कवि है जो हिंदी साहित्य के, विद्यापति और जो विद्यापति जो आदिकाल के कवि थे, और प्रगतिवाद युग के जो प्रमुख कवि हुए हैं हमारे बाबा नागार्जुन, ये दोनों भी मैथिल के ही थे और इनकी बहुत सारी रचना मैथिली में लिखी गई भी है। हम सभी जानते हैं कि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर एक और प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 4 प्रमुख हिंदी में कौन कौन सी बोली है, तो उसके अंतर्गत आ जाता है ब्रजभाषा, यानी कि समझ जाएंगे कृष्ण भगवान की भाषा है, अवधी जो राम जी की भाषा है यानी कि ब्रज,
ब्रजभाषा के जो प्रमुख कवि हुए हैं, जो हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं सूरदास। और अवधि के जो प्रमुख कवि हुए हैं वो हुए हैं हमारे जो राम भक्ति शाखा के हैं तुलसीदास जी। खड़ी बोली के हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। और भोजपुरी जो है वो भोजपुरी साहित्यिक दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण भाषा नहीं है। इसमें छोटे मोटे काव्यों की रचना हुई है, लेकिन कोई बड़े काव्य या महाकाव्यों की रचना नहीं हुई है। इसीलिए भोजपुरी जो भाषा है वो साहित्यिक दृष्टि से थोड़ी सी, मतलब क्या बोलेंगे कि साहित्यिक दृष्टि से भोजपुरी उतनी महत्वपूर्ण भाषा नहीं है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण काव्यों की रचना नहीं हुई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये यानी कि अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप भाषाएं तथा उनके अंतर्गत जो बोली आ जाती है और वो बोली कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको बार बार डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।